दोस्तों यूं तो जापान जैसे सुंदर और विकसित देश में कई अलग अलग किस्म के खाद्य पदार्थों का उत्पादन कई सालों से किया जा रहा है, लेकिन इसमें कुछ चीजें केवल जापान में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में मशहूर हैं और आज जापान में कई तरह के ड्रिंक्स और बेवरेजेस भी मैन्युफैक्चर की जाती हैं। लेकिन इनमें से कुछ बेवरेजेस बीते कई सालों से इनकी पहचान बनी हुई है। आज हम आपको जापान की उन्हीं मोस्ट फेमस अल्कोहलिक बेवरेजेस में से एक सोचू के बारे में बताने वाले हैं। दोस्तों सुनने में ये नाम काफी कुछ कोरियन कंट्री और ड्रामा से मशहूर बियर सोजू जैसा लगता है, लेकिन यहाँ मैं जापानीज ड्रिंक सोचू की बात कर रहा हूँ। इससे पहले कि हम शुरू करें, मेरा आपसे एक सवाल है। दोस्तों क्या आपने इससे पहले कहीं इस शब्द को सुना है या नहीं? क्या आपको पता है कि जापान में इसका प्रोडक्शन किस तरह किया जाता है और इस प्रोसेस में किन किन मशीनों की मदद ली जाती है? यह जानने के लिए इस वीडियो को पूरा जरूर देखना। तो चलिए प्रोडक्शन शुरू करने से पहले आपको इसकी हिस्ट्री बताते हैं। जापान में सोचू का प्रोडक्शन पोर्टुगीज ट्रेडर्स के द्वारा 14th सेंचुरी में डिस्टिलेशन टेक्निक्स की मदद से किया गया था और आज जापान में इसका प्रोडक्शन बड़ा इम्पोर्टेंट है। ये पॉपुलर अल्कोहलिक बेवरेज है। सोचू की सालाना प्रोडक्शन मिलियंस ऑफ लीटर्स में होती है और यह जापान के लोकल मार्केट्स एज वेल एज इंटरनेशनल मार्केट में भी अवेलेबल है। दोस्तों सोचू एक इंटरनेशनल जापानीज डिस्टिल्ड स्पिरिट होती है जिसका लंबा इतिहास है जो कि सदियों से चलता आ रहा है। टिपिकली ये अलग अलग रॉ मटेरियल से बनाई गई होती है जैसे कि बार्ले, स्वीट पोटैटोज, राइस, बकव्हीट या फिर शुगर केन। हर साल अलग अलग डिस्टिलरीज से अलग अलग टाइप्स और फ्लेवर्स में सोचू प्रोड्यूस की जाती है जिससे कि कंज्यूमर्स को अलग अलग ऑप्शंस मिल सकें। तो बात करते हैं आखिर सोचू को बनाते किस तरह से हैं। दोस्तों सोचू को बनाने के लिए सबसे पहले रॉ मटेरियल्स का सिलेक्शन किया जाता है। हर रॉ मटेरियल अपने अपने यूनिक फ्लेवर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स के लिए चुना जाता है। बार्ले से बनी सोचू खास तौर से माइल्डर और क्लीनर फ्लेवर्स वाली होती है, जबकि स्वीट पोटैटो से बनी सोचू रिची और अर्दी फ्लेवर्स से भरपूर होती है। दोस्तों इस प्रक्रिया के दौरान हम आपको स्वीट पोटैटोज से बनने वाली सोचू के बारे में भी बताएंगे। इसमें हाई क्वालिटी के स्वीट पोटैटोज का चयन किया जाता है जो कि स्टार्च का अच्छा सोर्स होते हैं। इस प्रक्रिया की शुरुआत सीडलिंग्स उगाने से की जाती है। इन ढेर सारे ग्रीन हाउस में हर साल स्वीट पोटैटोज की फार्मिंग की जाती है क्योंकि इन सीडलिंग्स को तैयार करने के लिए यहाँ लूज और सैंडी सॉइल का बंदोबस्त करना काफी आसान होता है। इस प्रोसेस में यहाँ मौजूद किसान पूरी ट्यूबर को मिट्टी में लगाते हैं ताकि उसका टॉप पार्ट यानी कि वाइन्स अच्छे से ग्रो कर सके। ये स्वीट पोटैटो फार्मिंग की कॉमन टेक्निक होती है और खासकर इसका इस्तेमाल किसान तब करते हैं जब उन्हें हाई यील्ड्स और अच्छा प्रोडक्शन करना होता है। बहरहाल सीडलिंग्स को उगाने के बाद उनकी अच्छी तरह देखरेख की जाती है। इन सीडलिंग्स को जरूरत के अनुसार रोशनी, नमी और गर्मी दी जाती है जिसके 6 से 8 हफ्तों बाद इनमें हरे भरे पेट और तने अच्छी तरह से उग आते हैं। इनकी जांच पड़ताल करने वाले किसानों को जब इन्हें बड़े मैदान में उगाने की जरूरत महसूस होती है तो ये साथ मिलकर उनकी कटाई का काम शुरू कर देते हैं। इस प्रक्रिया के दौरान इन पौधों के ऊपर के हिस्सों को काट लिया जाता है और इन्हें बड़े बड़े खुले मैदानों में उगाने की तैयारी की जाती है। चलिए दोस्तों अब आपको बड़े मैदानों में उनकी होती हुई खेती के बारे में भी दिखाते हैं। यह देखिए दोस्तों, इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर जिस मैदान को देख रहे हैं यहाँ मिट्टी की जुताई अच्छी तरह से पहले ही की जा चुकी है। केवल इतना ही नहीं बल्कि इस मैदान में मल्चिंग मशीन चलाकर इन कतारों को प्लास्टिक कवर्स की मदद से भी ढक कर रख लिया गया है। ऐसा इसलिए किया जाता है ताकि जब जमीन पर पौधे लगाए जाए तो वह अच्छे प्रकार से मिट्टी से मिलने वाले पोषक तत्वों का इस्तेमाल कर सके। इन प्लास्टिक कवर्स में बारी बारी छेद करके इन पर ये पौधे लगा दिए जाते हैं। इन्हें लगाते दौरान दो पौधों के बीच जरूरत के अनुसार गैप छोड़ा जाता है। ट्रांसप्लांटेशन के बाद सीड्स की ग्रोथ रेगुलरली मॉनिटर की जाती है। इनकी अच्छी तरह देखरेख की जाती है और 3 महीने तक उगने के बाद यह पूरी तरह तैयार हो जाते हैं। इसके बाद इनकी हार्वेस्टिंग की जाती है जिसके लिए इन मैदानों में हार्वेस्टर्स को चलाया जाता है। रोलर वाले बेस वाली यह मशीन इन स्वीट पोटैटोज को बड़ी तेजी से जमीन से निकालकर इन्हें पीछे लगे नेट्स में पलट दी जाती है। इस मशीन में बैठे वर्कर्स अपने हाथों से उठाकर इन्हें नेट पे डालते हैं। इसके अलावा यह इस बात पर भी ध्यान देते हैं कि कोई स्वीट पोटैटो नीचे ना गिर जाए। इस तरह मशीन को पूरे मैदान में चलाया जाता है और बारी बारी ढेर सारे नेट्स को स्वीट पोटैटो से भरकर लोड कर लिया जाता है। यह देखिए
किस तरह फार्मर्स इन सभी स्वीट पोटैटोज को एक साथ स्टोर करके रखते हैं। इन एडवांस फार्मिंग मशीन्स का काम न केवल इनकी कटाई करना होता है, बल्कि काटने के बाद इन्हें मैदानों से लेकर स्टोर करने का भी होता है। इन सभी स्वीट पोटैटोज को बारी बारी प्रोसेसिंग के लिए फैक्ट्रीज में भेजा जाता है। इसके बाद इनकी साफ सफाई के लिए इन्हें कन्वेयर में पलट दिया जाता है। इनकी बाहरी त्वचा को अच्छे से साफ करने के लिए इन्हें पानी में भिगोया जाता है। इस दौरान इसमें लगी मिट्टी और बाकी का कूड़ा करकट साफ हो जाता है। इन वाटर स्प्रिंकलर्स कन्वेयर सिस्टम्स के अंदर खुरदुरा छिलका बिल्कुल अच्छी तरह मुलायम हो जाता है। इसके बाद फैक्ट्री में मौजूद वर्कर्स इनको छीलने का काम करते हैं। यहाँ सभी वर्कर्स के सामने इन आलूओं और इनके छिलकों को रखने के लिए स्लैब्स भी मौजूद होते हैं, ताकि इन पोटैटोज को रखने में इन्हें कोई परेशानी ना हो। इनकी मदद से स्वीट पोटैटोज को पुल किया जाता है और इनमें मौजूद अनडिजायरेबल फ्लेवर्स और बिटरनेस को कम किया जाता है। इसके बाद इनकी ग्राइंडिंग की जाती है और इसके लिए खास मशीनों का इस्तेमाल किया जाता है। इन स्वीट पोटैटोज की स्टेमिंग और ग्राइंडिंग कर लेने के बाद बारी आती है कोजी कल्टीवेशन की। और दोस्तों, जिन्हें कोजी के बारे में नहीं पता, उनके लिए बता दे कि कोजी एक स्पेशल टाइप का मोल्ड होता है जो फर्मेंटेशन प्रोसेस में इस्तेमाल किया जाता है। दरअसल सोचू बनाने के लिए पोटैटो को पहले खोजी बोर्ड पे इंस्पेक्ट किया जाता है। इस प्रक्रिया को कोजू कल्टीवेशन कहते हैं, जो मोड ग्रेस के कार्बोहाइड्रेट्स को एंजाइम्स के जरिए फर्मेंट शुगर में बदलने का काम करते हैं। इसके अगले पड़ाव में कोजी मोल्ड लगाया जाता है, जो स्टार्च को फर्मेंटेबल शुगर में कन्वर्ट करता है। कोजी मोल्ड को मेंटेन करने के लिए स्पेसिफिक टेम्परेचर और मॉइस्चर लेवल को मेंटेन किया जाता है। इस सब के बाद स्वीट पोटैटोज की यह छोटे छोटे पीसेस कुकिंग और फर्मेंटेशन प्रोसेस में काफी अच्छी तरह घुल जाते हैं। खोजी के साथ फर्मेंटेबल शुगर और ईस्ट मिक्स किया जाता है। यह प्रक्रिया अक्सर कुछ दिनों तक चलती है, जिससे इस घोल में मौजूद अल्कोहलिक कंटेंट बढ़ जाता है। इनकी फर्मेंटेशन प्रोसेस पूरी हो जाने के बाद फर्मेंटेड मैश को डिस्टिलेशन टैंक में ट्रांसफर किया जाता है और कंडेंसेशन के जरिए लिक्विड अल्कोहल को सेपरेट कर लिया जाता है। इस प्रक्रिया में अल्कोहल के अलावा भी कुछ वॉलेटाइल कंपाउंड्स और फ्लेवर्स वेपराइज हो सकते हैं। डिस्टिलेशन प्रोसेस में फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का भी इस्तेमाल किया जाता है। इसमें अल्कोहल और बाकी कंपाउंड्स को अलग तापमान पर फ्रीज किया जाता है, जिससे इन्हें अलग अलग मात्रा में इकट्ठा कर लिया जाता है। कुछ सोजू वैरायटीज को एजिंग के लिए रखा जाता है और दोस्तों, इन्हें स्टोर करने के लिए खास तरह के वुडन बैरल्स का इस्तेमाल किया जाता है। ऐसा करने के पीछे कारण होता है इनके स्वाद को लंबे समय तक बरकरार रखना। और दोस्तों, आखिर में बारी आती है सोचू की बॉटलिंग और पैकेजिंग की, जिसके लिए पाइपलाइन से होते हुए सोचू को ऑटोमेटिक फिलिंग मशीन में भेज दिया जाता है। यहाँ बारी बारी इन बॉटल्स में फिलिंग हो जाने के बाद उनके ऊपर ब्रांड के स्टिकर्स लगा दिए जाते हैं और यहाँ से कन्वेयर में आगे जाते हुए इनकी लेबलिंग भी कर ली जाती है, जिससे इसमें मौजूद कंटेंट के बारे में सारी जानकारी भी मिल जाती है। इसके बाद पूरी तरह तैयार हो चुके सोचू ड्रिंक को डिलीवरी के लिए बॉक्सेस में पैक कर दिया जाता है। दोस्तों, हमारी आज की इस वीडियो में हमने आपको बताया कि किस प्रकार जापान में खास तरह की ड्रिंक तैयार की जाती है, इसमें किन किन इंग्रेडिएंट्स को एक साथ घोला जाता है और कैसे बड़े बड़े डिस्टिलेशन टैंक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हमें पूरी उम्मीद है कि आपको इस वीडियो में काफी कुछ सीखने को मिला होगा, इसलिए इसे एक लाइक और अपने बाकी दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। साथ ही आगे भी ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। हम जल्द ही पेश होते हैं आपके सामने एक और शानदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप रखिए ख्याल अपना और अपने परिवार का। बाय बाय।